गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 11 के लिए रहेगा। जैसा कि हम लोग विस्कोसिटी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी और कुछ खास जो उसकी जो डेफिनेशंस पड़ जाती हैं उस चैप्टर की, आज हम उसके बारे में आप लोगों के बीच में थोड़ा क्लियर करेंगे कि वो कुछ क्या है, ठीक है। तो चैप्टर का टाइटल तो वही चल रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहले पार्ट में आपने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित बातें थी, चाहे वो पास्कल्स लॉ था, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, और हम हाइड्रोलिक प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, प्रेशर की बात कर सकते हैं, थ्रस्ट की बात कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर सकते थे। तो उसको पार्ट ए कह रहे होते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पार्ट बी जो है वो क्या कहता है, दो बातों को कहता है, एक विस्कोसिटी से रिलेटेड और एक सरफेस टेंशन से रिलेटेड। यानी पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर इज कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, एक तो विस्कोसिटी है और दूसरा सरफेस टेंशन। तो पहले सेशन में हम लोग विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ बातों को करेंगे और एक दो सेशन में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब सरफेस टेंशन की बात हम लोग डिस्कशन में आगे लेके चलेंगे। तो हम आते हैं उसी पे। तो विस्कोसिटी पे कुछ प्राइमरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आइडियल लिक्विड किसको कहें। तो आइडियल लिक्विड बेसिकली हम उसको कहेंगे जिसमें बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी ना हो, यानी इट हैज जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, यानी जिसमें बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी भी ना हो और बिल्कुल भी विस्कोसिटी भी ना हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हर लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन रेयरली है। लिक्विड कंप्रेसिबल रेयरली है, बट कुछ ना कुछ तो हो जाता है। जैसे कि अगर हम वाटर के बारे में भी कहें तो अगर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर हम लगा दें, यानी 1 atm का प्रेशर लगा दें, तो इसको भी कंप्रेस किया जा सकता है, हालांकि वो निग्लेजिबल है, 0.0005, यानी इतना मीटर क्यूब के हिस्से तक इसको कंप्रेस कर पा रहे, तो 0.00005 यानी बहुत ही कम कंप्रेस कर पा रहे। लेकिन गैसेस पे कहें तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि जिस वेसल में रखी होती है अगर हम इसमें प्रेशराइज करें तो उनको बहुत ही कम आकार में भी ला सकते हैं। और अगर उसी गैस को हम बहुत बड़े वेसल में रखें तो पूरे वेसल में बड़े में छा जाती है। इसका मतलब दे आर एक्सपेंडेबल आल्सो एज वेल एज हाईली कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसों में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में रेयरली है, बहुत ही कम है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ना हो, हर लिक्विड में कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी जरूर होती है। तो आइडियल किसको कह रहे कि ऐसा लिक्विड जिसमें बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी ना हो, तो वो आइडियल लिक्विड है। दूसरी बात है विस्कोसिटी किसको कहें। तो विस्कोसिटी को आप ऐसे समझ लें, हालांकि इसको हम अगले पॉइंट पे डिफाइन करेंगे चल के। विस्कोसिटी आप ऐसे समझ लें कि हर लिक्विड की लेयर के बीच में कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन लग रहा है कि वो लेयर आपस में अपोज कर रही मोशन में। इस वजह से वो लेयर, अगर हम किसी लिक्विड को हम घुमा के चला के भी छोड़ दें तो हम पाते हैं कि कुछ समय के बाद वो टर्न करना बंद कर देता है। जैसे कि पानी को किसी हम टब में या किसी में ले और स्टर अप करके छोड़ दे, घुमा के छोड़ दे, तो हम पाएंगे कि कुछ देर के बाद में पानी को रुक जाएगा। इसका मतलब पानी की जो लेयर है वो आपस में एक दूसरे में फ्रिक्शन लगा रहे हैं। तो ये जो ड्रैग फोर्स इसको भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन लाइक है, लेकिन फ्रिक्शन बोलेंगे नहीं, बट इसको हम विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स कह सकते हैं। तो यही क्या है, विस्कोसिटी, यानी लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्स अप्लाइड हो जाता है, जो मोशन का अपोज करवाता है, वो विस्कोसिटी है बाय प्रॉपर्टी। और ये जो फोर्सेस है वो विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स कह जाते हैं, ऐसे हम इनको कह पाएंगे, ठीक है। तो जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर पाई जाती है। इसका वाला आइडियल उसको कहे जिसमें हम कंसिडर करेंगे जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। पानी के कंपेयर में अगर हम ग्लिसरीन की बात करें, ठीक है, हनी की बात करें यानी शहद की, तो ये ज्यादा विस्कस है। और कोलतार जिससे कि रोड बनती है, ये तो बहुत ही ज्यादा विस्कस है। चॉकलेट जैसी चीज को भी थोड़ा मेल्ट करें उसके बाद कंसीडर करें, वो भी काफी विस्कस रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसके लेयर के बीच में अपोजिशन ज्यादा, उसको घुमा के छोड़ना ही मुश्किल है कि वो चलता रहता है। तो विस्कोसिटी ये एक प्लेटफॉर्म है किस बात का, कि एक तरीके का फ्रिक्शन, बस क्या है कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, यानी लिक्विड से लिक्विड के मॉलिक्यूलों के बीच में अपोज लग रहा है, या गैस से गैस के मॉलिक्यूल के बीच में।
तो अब स्ट्रीमलाइंड फ्लो किसको कहें? यानी स्ट्रीमलाइंड फ्लो आप पहले तो समझ लें, वो जो बाउंडेड जो डेफिनेशन है वो तो हम लोग वही बोलेंगे, बट आप इसको प्राइमरी लेवल पे समझ लें। स्ट्रीमलाइन किसको कहें? यानी एक ऐसा रेगुलर फ्लो कि अगर हम इमेजिन कर लें कि बहुत सी लाइनें हैं, जैसे कि हम लोग असेंबली में होते हैं, स्कूल में असेंबली में होते हैं, ये क्लास 6 की है, 7 की, 8 की है, तो एक लाइन वाला स्टूडेंट जो है वो दूसरे लाइन में या दूसरे लाइन वाला पहले लाइन में इंटरमिक्स ना हो, यानी डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलर ऑर्डर में अपने अपने लेन में चलते हैं। तो दिस लाइक द सिचुएशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो ऐसे लिक्विड पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी ट्यूब, कोई भी पाइप, जिसमें जान लो कि एक इमेजिन करने की डिफरेंट लेयर्स है, लाइनें हैं, और लिक्विड की जो धार है वो अपनी अपनी लाइनों में से होके क्या कर रही, गुजर रही है और बाहर आउटलेट पे निकल रही है, यानी एक लेयर दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हुई जा रही है। तो ऐसी कंसिडरेशन लिक्विड के साथ में जब तक लागू रहती है तब तक क्या है, वो स्ट्रीम लाइन है। मान लो पानी का वाल थोड़ा खोले तो हम पाएंगे बहुत स्मूथ उसमें से एक लेयर टाइप की निकल रही है, यानी बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अब वाल थोड़ा और बढ़ा है तो देखेंगे पानी तो छिटक के जैसा निकल रहा है, यानी जान लो कि अब ये स्ट्रीमलाइंड नहीं रहा जा रहा है, ऐसा हुआ जा रहा है, टर्बुलेंट हुआ जा रहा है। तो जो लिटिल बिट स्ट्रीमलाइंड से अलग हटके हो तो इसको हम अनस्टेबल कहेंगे, थोड़ा अलग हटके हो तो अनस्टेबल कहेंगे, और ये बहुत ज्यादा हटके होने लगे तो हम इसी सिचुएशन को कहेंगे ये अब टर्बुलेंट हो गया। यानी एक खास वेलोसिटी तक जो लिक्विड है वो कैसे फ्लो में है, डिसिप्लिन्ड वे में है, यानी स्ट्रीमलाइंड फ्लो में है। वो खास वेलोसिटी जहां तक कोई लिक्विड ऐसे फ्लो में रह पाता है स्ट्रीमलाइंड वाले में, उस खास वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब बाउंडेड डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, जो बुक कहती है, लेकिन आपको समझने की लैंग्वेज में जो हमने समझाया वो आप समझे रहे। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड विद इन द स्ट्रीमलाइन इन द स्ट्रीमलाइंड ट्यूब, यानी लिक्विड का ऐसा फ्लो जो स्ट्रीमलाइंड हो विद इन द स्ट्रीमलाइन, यानी अपनी अपनी लाइनों में हो, अपनी अपनी लेन में हो, ठीक है, इन द स्ट्रीमलाइंड ट्यूब इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड फ्लो। यानी लिक्विड का ऐसा फ्लो जो स्ट्रीमलाइंड में हो, कहाँ? जब वो किससे बह रहा हो, किसी ऐसी ट्यूब से बह रहा हो जिसमें हम कल्पना कर लें कि बहुत सी धारियां हैं, स्ट्रीमलाइन है, और एक लाइन का लिक्विड दूसरी लाइन में इंटरमिक्स नहीं हो रहा है। ऐसी वेलोसिटी तक जब तक वो मिक्स नहीं हो रहा है तब तक तो कहेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। और इसके बाद में वो क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम उसको कहना शुरू कर देंगे कि अब वो डिस्टर्ब फ्लो होने लगा और ज्यादा बिगड़ जाए तो कहेंगे अब टर्बुलेंट हो गया। तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो को हम एक और नाम देते हैं, लैमिनार भी बोलते हैं, लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइंड फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को रिपीट करने की आवश्यकता है। देखें कि फ्लो ऑफ लिक्विड विद इन द स्ट्रीमलाइन इन द स्ट्रीमलाइंड ट्यूब इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अदरवाइज, यानी अगर ऐसा नहीं है, इससे आगे हट के है तो क्या कहेंगे, अदरवाइज इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो इज आल्सो कॉल्ड लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। अब विस्कोसिटी की बात अभी अलग हम समझा रहे थे कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जैसा डेवलप हो जाता है, इसको ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, यही विस्कोसिटी है। तो डिफाइन कर लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स is called viscosity. The property of a fluid to oppose relative motion between its layers is called viscosity. यानी अपनी लेयर्स के बीच में मोशन का अपोज हो रहा हो, यानी फ्रिक्शन रहेगा, ओके। तो इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको फ्लूइड का फ्रिक्शन भी कह सकते हैं या विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं, यानी विस्कोसिटी को फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं, किसका? ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों है, लिक्विड और गैसें। सच अ ड्रैग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स एंड कोहेसिव कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज द कॉज। यानी अगर कोई कहे कि विस्कस फोर्स का है, विस्कोसिटी का कारण क्या है, तो क्या कहेंगे कि लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन लगता है जो एक दूसरे को बाउंड करते हैं, ठीक है। अनलाइक मॉलिक्यूल्स में एडहेसिव फोर्स लगता है। तो विस्कोसिटी का कॉज क्या है? जैसे वाटर से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? कोहेसिव वाला, कोहेशन वाला फोर्स लगा रहे हैं। तो विस्कोसिटी का कॉज क्या है? कोहेशन फोर्स।
जिनमें कोहेशन फोर्स ज्यादा लगता है, यानी एक दूसरे से ज्यादा बाउंडेड है, जैसे कि शहद या ग्लिसरीन, तो इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। और जिसमें कोहेशन ये कम है, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स के, तो कहेंगे विस्कोसिटी कम है। यानी सारा गेम कहाँ का है? कोहेशन का, कोहेसिव फोर्स का, जो कि लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा हो। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी? तो कहेंगे कि कोहेशन फोर्स इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स के लिए जो न्यूटन ने फार्मूला दिया था, वो अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ईच ऑफ एरिया ए एंड हैविंग वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by ds इज गिवन बाय, यानी विस्कस फोर्स दो लेयर्स के बीच में, जिन लेयर्स का एरिया क्या मान लिया जाए, ए हो, और उनके बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी में जो बदलाव होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। और कैसे लेते हैं? वेलोसिटी को डिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करके, यानी dv by ds, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो इस गिवन बाई विस्कस फोर्स जो दिया जाएगा वो कैसे? F से दिया जा रहा है, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv by dx। यहाँ पे ईटा ये जो n जैसा लिख रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा। ए वो तो लेयर्स के बीच जो एरिया की बात थी वो है dv by dx, आपने अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा। यहाँ पे माइनस जो है वो क्या कह रहा है कि जो विस्कस फोर्स है ये लेयर्स की जिधर मोशन हो रही होगी उससे अपोजिट काम करेगा। यानी लेयर की मोशन मान ले कि अगर ये हो रही है, यानी लेयर लिक्विड की इधर जा रही है, तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? इससे अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये एक लाइक है फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोज में लगता था। तो निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन या शोज द cause that the viscous force always opposite to the flow of the direction of the layer of liquid, यानी जिधर लिक्विड की लेयर फ्लो कर रही है उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस बात को ये माइनस साइन शो करता है। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको भी अभी हम बता चुके हैं कि जब तक की फ्लो स्ट्रीमलाइंड रहे या लैमिनार रहे, तब तक वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है। मान ले कि नल के वॉल को अगर हम थोड़ा और पहले से ज्यादा खोल दें, जैसा कि अभी बता रहे थे, तो हम देखते हैं कि उसका पानी अब एक बिल्कुल स्मूथ धार या वो करंट नहीं निकल रही, लेयर नहीं निकल रही, बल्कि वो फटने लगा या छिटकने लगा। तो अब ये क्या होने लगा? क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे निकल रहा है। कैसा होने लगा? डिस्टर्ब होने लगा, या कह लें अब ये टर्बुलेंट की तरफ चला गया। अब इसको एक चीज से डिसाइड करते हैं हम लोग, एक आता है रेनॉल्ड नंबर। एक फार्मूले में रेनॉल्ड नंबर के से डिनोट किया जाएगा। रेनॉल्ड नंबर एक कैलकुलेशन की डिजिट है और इसकी एक अपनी रेंज बोली जाती है। अगर रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट किया और अगर इसकी रेंज 2000 के अंदर आती है, 2000 या इसके अंदर आती, तो कहेंगे कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कैसा है? स्ट्रीमलाइंड फ्लो में है, या हम कह लें कि लैमिनार फ्लो में। अगर इसकी वैल्यू 2000 से 3000 के बीच आती है तो हमको कहना पड़ता है कि लिक्विड अब अनस्टेबल फ्लो में होने लगा, यानी अब स्टेबल नहीं रह रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टर्ब फ्लो कह लें या अनस्टेबल कह लें। और अगर इसकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 के ऊपर आती है तो हम कहेंगे कि अब ये टर्बुलेंट हो गया, यानी 2000 या उसके अंदर अंदर स्टेबलाइज्ड फ्लो। 2 से 3 के बीच में ये डिस्टर्ब फ्लो कह सकते हो या अनस्टेबल फ्लो कह सकते हो। और 3000 या इसके आगे निकलने लगे तो ये अब टर्बुलेंट हो गया, यानी जान लो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फेज हो गया, कि हमारे कंट्रोल से बाहर की स्थितियां बनने लगी। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर की बात कर लेते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे? इट इज अ प्योर नंबर, यानी एक डिजिट है, कंप्लीट डिजिट है, प्योर नंबर आता है। इट इज अ प्योर नंबर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी वो क्या डिटरमाइन करता है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका नेचर कैसा है, क्या टर्बुलेंट है, क्या स्ट्रीमलाइंड है, क्या डिस्टर्ब फ्लो है, इस बात को डिसाइड करता है। इट इज गिवन बाय द फार्मूला Vc इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी। Vc क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, के यही रेनॉल्ड नंबर रहेगा, ईटा यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा जो लिक्विड का होता है, रो डेंसिटी उस लिक्विड की रहेगी, और डी जिस ट्यूब से होके बह रहा है, जिस पाइप से होके बह रहा है उसकी डायमीटर रहेगी। अब के की वैल्यू कैलकुलेट करने पे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि 2000 के ऊपर आए तो फ्लो को हम क्या कहें? स्ट्रीमलाइंड फ्लो। 2 से 3000 के बीच हो तो ये अनस्टेबल या कहना डिस्टर्ब फ्लो होने लगा, और अगर ये वैल्यू 3000 से ऊपर निकलने लगे तो क्या बोले? ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। अब बात 2 और पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी और फिर स्ट्रोक्स लॉ की। अब टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली क्या है कि मान लो कि कोई लिक्विड कहीं भरा हुआ है जो विस्कस है,
सपोज कर लें कि आप ग्लिसरीन के बारे में विचार कर लें कि ग्लिसरीन एक विस्कस लिक्विड है, किसी ग्लास जार में भरा हुआ, और एक आयरन का या स्टील का छोटा सा ग्लोब यानी जो छर्रा स्फीयर छोटा सा गोल, वो मान लें कि हम ड्रॉप करें, तो हम ये पाएंगे भी अगर इस बारीकी से देखते हैं कि शुरुआत में जो है, जानो कि ये जब स्फीयर जो छोटा वाला है ये जब जाएगा उस जार में नीचे, तो अपने रास्ते में आने वाली लिक्विड की लेयर को क्या कर रहा है, ग्लिसरीन की लेयर को हटा रहा है, तब अपनी जगह बना पा रहा है। इसका मतलब लिक्विड की वो लेयर जो इसके आसपास में है वो लगभग इसी की वेलोसिटी के जैसे है, और इससे जो दूर है या इससे जो पीछे है लिक्विड में लेयर, इससे पीछे पीछे भी है। आप समझ पाए कि जो स्फीयर जहां से जा रहा है, स्फीयर के आसपास में जो कांटेक्ट में लेयर है वो लगभग उसी वेलोसिटी में है जिस वेलोसिटी से स्फीयर जा रहा है, और उससे थोड़ा हटके वाली जो लेयर है वो थोड़ा लिटिल बिट थोड़ी लेस वेलोसिटी के साथ। धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बीच में एक रिलेटिव फोर्स डेवलप होने लग जाता है इन लेयर्स के बीच, और वो कहीं ना कहीं ये जो ड्रैग फोर्स है इसका अपोज शुरू कर देता है। जब ड्रैग फोर्स ये रिलेटिव वेलोसिटी जो लेयर्स के बीच है जिससे फोर्स डेवलप हुआ था, ड्रैग फोर्स जब इन फोर्सों के बराबर एक बैलेंस बना ले, इक्विलिब्रियम बना ले, तो धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट जो थी स्फीयर जो था, पहले वो इरेगुलर वेलोसिटी से गिरता है, यानी कुछ डिस्टर्ब वेलोसिटी से, फिर एक समय के बाद क्या होता है वो फिर एक खास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पा जाता है, फिर वो उसी वेलोसिटी से नीचे आता है। यानी आप बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी हैवी बॉल को किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी इरेगुलर रहती है, बट आफ्टर सम टाइम इट अचीव्स अ फिक्स्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट फिक्स्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। उसको सॉरी क्रिटिकल बोल रहे हैं, दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें पैरासूट का। तो जब कोई पैरासूट से जब ड्रॉप होता है, पैरासूट के साथ जब ऊपर से जंप लेता है, कूदता है, तो तुरंत ही पैरासूट बैग से खुल नहीं जाता है। शुरुआत में तो वो बिल्कुल वैसे गिरेगा जैसे कि फ्री फॉल हम लोग कहीं किसी ऊंचाई से गिरे, बिल्कुल वैसे। पॉसिबल है कि अगले कुछ सेकंड में धीरे धीरे वो पैरासूट का अम्ब्रेला जो है वो खुलना शुरू होगा, तो उसमें बाहर की एयर क्या होती है, धीरे धीरे उसके अंदर में फिल होना शुरू होती है। तो पहले शुरुआत में हवा कम भरी है उसके अंदर, तब तक वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है। जैसे जैसे उसके अंदर में हवा अच्छी कैप्चर करती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, कुछ कम होती जाएगी। फिर जब हवा बराबर से उसके अंदर में आ गई अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है, उस कपड़े के अंदर में जो कैनवास जो जिसका वो बना हुआ, तो फिर ये रेगुलर वेलोसिटी से नीचे फिर स्मूथली है। यही हम समझ लें कि टर्मिनल वेलोसिटी की बात है कि पैरासूट से भी जंप लेने वाला शुरुआत में इरेगुलर वेलोसिटी फील करता है। कैसी वेलोसिटी, इरेगुलर वेलोसिटी फील करता है, बट आफ्टर सम टाइम when the air is captured in that envelope, then it achieves a constant velocity, and the rest motion is with that uniform velocity, and he or she comes to the ground level, यानी उसी वेलोसिटी से फिर वो जमीन तक आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई टर्मिनल। तो इसको हम लैंग्वेज में भी बता देते हैं, जो है मैंने समझाने की भाषा में बता दिया। When a body moves through a viscous liquid, then the layers of liquid are set in relative motion, यानी जब कोई बॉडी विस्कस लिक्विड के थ्रू जो है मूव करती है, जैसे कि ग्लिसरीन में हमने कहा था मूव करती है, तो क्या होता है, then the layers of liquid are set in relative motion। तो लिक्विड के लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन सेट हो जाता है। वो लिक्विड की लेयर जो इस बॉल के आसपास में वो ज्यादा मोशन पे होती है, यानी बॉल जैसी मोशन, और जो इससे दूर है थोड़ा कम पे होती है, तो इनके बीच कैसी मोशन हो गई, रिलेटिव मोशन सेटअप हो गई बिटवीन देम, एंड एज अ रिजल्ट अ ड्रैग फोर्स इज डेवलप, और इनके रिजल्ट से क्या हो जाता है, एक ड्रैग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो एट अ सर्टेन स्टेज द बॉडी अटेन्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी धीरे धीरे होके क्या हो जाता है, एक खास स्टेज ऐसी आ जाती है, जैसे अम्ब्रेला से ही वो हमने बताया था कि मान लो कि पैरासूट के साथ कोई कूदता है, तो खास एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक खास स्टेज पे क्या हो जाता है, बॉडी अटेन्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक फिक्स वेलोसिटी पक्की वाली मिल जाती है। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोक्स लॉ। तो स्टोक ने इसी को फ्रेम करा था एक
फार्मूले में ही टोल्ड दैट द बैकवर्ड ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, यानी जब कोई लिक्विड में बॉडी आ रही है विस्कस लिक्विड में, मान लो वही हमने एक स्फेयर की बात करी थी जैसे ग्लिसरीन में आ रहा है, तो स्टोक ने क्या बताया कि जब कोई ऐसा बॉडी जो किसी विस्कस लिक्विड में आ रहा है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो विस्कस वाले काम कर रहे हैं बैकवर्ड, यानी किधर, मोशन का अपोज करा रहे हैं। अगर वो स्फेरिकल बॉडी नीचे आ रही तो ड्रैग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, एक अपोजिशन लग रही है क्योंकि फ्रिक्शन जैसा है। तो बात आते हैं क्या कह रहे हैं, he told that the backward drag force acting on a small spherical body of radius r moving in a liquid of coefficient of viscosity eta with velocity v is given by this, यानी कोई अगर स्फेरिकल बॉडी या कुछ भी किसी लिक्विड में विस्कस लिक्विड में नीचे आ रही तो उसके ऊपर एक बैकवर्ड ड्रैग फोर्स लगेगा। अगर वो बॉल जो आ रही है उसकी रेडियस क्या हो, स्मॉल आर हो, जिस लिक्विड में है अगर मान लो उसका वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो, ठीक है, और वो जिस रेगुलर वेलोसिटी को अब अचीव कर चुकी है जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं, मान लो कि अगर वो v हो तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, F = 6 पाई ईटा आर वी। ये ऐसा स्टोक ने बोला था 6 पाई ईटा आर वी। इसका कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इसका हम डायमेंशनल एनालिसिस पे इसको जस्टिफाई कर लिया करते हैं। तो देखते हैं अगले सेशन में हम इसको आपको क्लियर कर देंगे और कुछ खास पॉइंट जो अभी इस चैप्टर के बचे हैं उनको भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप इन पॉइंटों को फिर से एक बार में समरी को देखें और लर्न करें। लर्न क्या करें कि थोड़ा ध्यान दें तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी इसको आप समझ पाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।